हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। और मैं आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में आने के पूरे पूरे चांस हैं या फिर टिप्पणी के रूप में आ सकता है, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अपना ब्रिक्स। ठीक है, तो देखिए, ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर आपसी सहयोग के लिए स्थापित किया गया है। अब देखिए इसकी संरचना, यानी इसका निर्माण गठन किस प्रकार से होता है। देखिए, ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ही ये किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। फिर है, ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। फिर है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? ये हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इन देशों का पहला जो अक्षर है उसको मिला करके और ये नाम बनाया गया है ब्रिक्स। तो बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन 5 देशों के नाम के पहले अक्षरों को मिला करके फिर ये संगठन बनाया गया है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स ये वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर, वैश्विक मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामले जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनमें, प्लस क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड विषयों में आपस में सहयोग स्थापित करने के लिए और ये संगठन गठित किया गया है, स्थापित किया गया है। तो इसके सर्वोच्च नेता जो होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, जो भी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष होते हैं, उनका प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन होता है। मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन भी होता है, प्लस शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्षों का भी शिखर सम्मेलन होता है। तो वो बारी बारी से सदस्य देशों के यहाँ आयोजित किया जाता है, जैसे रोटेशन से। जैसे पहला शिखर सम्मेलन मान लो ब्राजील में हो गया, तो दूसरा रूस में होगा, तीसरा इंडिया में होगा, चौथा चाइना में होगा, पांचवा दक्षिण अफ्रीका में होगा। फिर वापिस ये रोटेशन चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए मुख्य विशेषताएं, इस संगठन की मुख्य विशेषताएं देखिए। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सा लगभग 30% है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, कितना पावरफुल संगठन है। इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति है। एक देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक मुद्दों पर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर सकता है, लेकिन वही जब संगठन के रूप में तब्दील हो जाते हैं मिलकर के कई सारे देश, तो वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो ऐसे ही ब्रिक्स जो है ये वैश्विक राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देखिए इसकी शुरुआत, यानी इसका प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था। देखिए, ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। फिर वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। इस सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, पहले
ब्रिक्स को ब्रिक नाम दिया गया था। पहले इसको ब्रिक कहा जाता था, और ब्रिक इसलिए कहा जाता था कि 4 देश इसमें शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। तो उनके नाम के पहले अक्षर से ब्रिक बनता था। फिर बाद में इसको 2010 के अंदर और इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। इसके लिए इसका नाम क्या बन गया? ब्रिक्स पड़ गया। फिर आगे देखिए, दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। अब है इसके उद्देश्य। देखिए ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है, ब्रिक्स का उद्देश्य स्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। दूसरा उद्देश्य, ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं और जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए। मतलब क्या हुआ कि हर देश की अपनी अलग कैपेसिटी है, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से अलग अलग जो है स्थिति है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि जिस देश के पास में जो चीज़ का उत्पादन होता है या जिस चीज़ की खपत होती है, तो वो चीज़ दूसरा कोई देश वहाँ पर उत्पादन नहीं करे या उसका वो निवेश जो है नहीं करे, ताकि आपस में कंपटीशन नहीं हो। तो एक दूसरे के यहाँ उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो है व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में आपस में सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा उद्देश्य है, ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार के मूल उद्देश्य से परे है। तो आर्थिक सहयोग के साथ साथ में ब्रिक्स जो है वो राजनयिक इकाई के रूप में भी कार्य कर रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वैश्विक जो राजनीति है उसमें जो वित्तीय संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य करती हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है, विश्व बैंक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के अंदर भी सुधार होना चाहिए, इनके अंदर भी विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि आर्थिक जो नीतियां हैं वो इस प्रकार से निर्धारित हों कि उनसे सभी विकासशील देशों को भी फायदा हो सके। तो इस दिशा में भी ब्रिक्स जो है वो कार्य करे, ये भी इसकी स्थापना का उद्देश्य है। अब है सहयोग के क्षेत्र, यानी ब्रिक्स के जो देश हैं वो किन किन क्षेत्रों में आपस में सहयोग करते हैं। तो सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग के अंतर देखिए, ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधियों के साथ साथ व्यापार और निवेश में तेजी लाना। दूसरा, आर्थिक सहयोग हेतु आपस में विभिन्न समझौते करना। तीसरा, एकीकृत बाजारों की स्थापना करना। तो ये आर्थिक सहयोग के अंदर जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने की ओर ध्यान देते हैं, एक दूसरे के साथ आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के समझौते करते हैं, और साथ ही साथ में एकीकृत जो बाजार है, मतलब इस प्रकार के बाजार कि कोई भी देश जो है वो अपना सामान वहाँ पर ला करके बेच सकता है, उस पर कोई मतलब टैक्स वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, सबको उससे मुक्त रखा जाता है, और हर देश जो है वो अपने सामान का निवेश जो है वो वहाँ पर कर सकता है। ये सभी देशों को, सदस्य देशों को ये सुविधा होती है। दूसरा जो सहयोग का क्षेत्र है वो पीपल टू पीपल एक्सचेंज। देखिए मतलब सदस्य देश, ब्रिक्स के जो देश हैं उनके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे से जुड़े, ठीक है। उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ब्रिक्स के द्वारा। पहला है, सदस्य देशों के नागरिकों में संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है, सदस्य देशों के नागरिकों में खुलापन, समावेशिता, विविधता और सीखने की भावना आदि को बढ़ावा देना। तीसरा, विभिन्न नागरिक मंचों की स्थापना करना। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों के नागरिक आपस में एक दूसरे से जुड़ सकें, उनके अंदर विचारों का आदान प्रदान हो सके, इसके लिए अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है वो सदस्य देशों द्वारा कराई जाती है। विभिन्न प्रकार के नागरिक मंचों की स्थापना की जाती है, ठीक है। खेल से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, फिल्मों से रिलेटेड जो है कार्यक्रम आपस में मिलकर के उनके अंदर सहयोग करते हैं ताकि लोगों में आपस में सहयोग स्थापित हो।
तीसरा जो इसका सहयोग का क्षेत्र है वो राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। देखिए, विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्याय संगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना। फिर घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा नीतिगत सलाह को बढ़ावा देना। फिर वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना। और फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना। तो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो आपस में फिर राजनीतिक क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी राजनीतिक मुद्दा होता है, उस राजनीतिक मुद्दे का ये सदस्य देश मिलकर के जो है मुकाबला करते हैं, समाधान करते हैं, एक सुर में वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सुर के अंदर बात को बोलते हैं। इसके साथ साथ में जो क्षेत्रीय और घरेलू चुनौतियाँ इन देशों के सामने हैं, उन चुनौतियों का मिलकर के समाधान कर सके, इसके लिए साझा रणनीति उनके द्वारा तैयार की जाती है। इसके अलावा जो वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था में कैसे सुधार हो, कैसे विकासशील देशों की या ब्रिक्स के देशों की आवाज़ को सुना जाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो विकासशील देश हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब है विकासशील देशों के अंदर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, इस दिशा में इनके द्वारा प्रयास किया जाता है। अगला जो सहयोग का क्षेत्र है वो है सहयोग तंत्र। तो आपस में सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा सहयोग तंत्र स्थापित किया गया है, सहयोग का एक मैनेजमेंट स्थापित किया गया है, सिस्टम बनाया गया है। वो सिस्टम क्या, देखिए सहयोग के लिए क्या सिस्टम बनाया गया वो देखिए, ट्रैक फर्स्ट, ट्रैक सेकंड और ट्रैक थर्ड, ये सहयोग के तंत्र हैं। तो ट्रैक फर्स्ट में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनयिक जुड़ाव। ट्रैक फर्स्ट के अंतर्गत सदस्य देशों के जो राजनयिक प्रतिनिधि होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं। ट्रैक सेकंड में सरकार से संबद्ध संस्थानों के माध्यम से संबंध। ट्रैक सेकंड के अंदर जो सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं, हर अलग अलग देशों के अंदर जो संस्थाएं होती हैं जो सरकार से जुड़ी होती हैं, उन संस्थाओं के लोगों की आपस में मीटिंग होती है, वो सलाह मशुरा करते हैं, ठीक है, आपस में संवाद स्थापित इसके अंदर किया जाता है। और तीसरा जो ट्रैक है उसमें है सिविल सोसाइटी और पीपुल टू पीपुल कॉन्ट्रैक्ट। तो तीसरे ट्रैक के माध्यम से आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक तो ब्रिक्स के देशों के नागरिकों को आपस में जोड़ने की ओर ध्यान दिया जाता है। दूसरा जो सिविल सोसाइटी, अलग अलग देशों में नागरिकों के जो संगठन बने हुए हैं, ठीक है मतलब गणमान्य नागरिकों के जो संगठन बने हुए हैं जो समाज की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते हैं, प्लस सरकार पे दबाव डालते हैं। तो ऐसी जो सिविल सोसाइटी होती हैं, उन सिविल सोसाइटियों के सदस्य होते हैं वो भी आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकें, एक दूसरे से संवाद कर सकें, इसके लिए भी ब्रिक्स की सहयोग तंत्र जो है वो स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो टिप्पणी के रूप में या फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।